360 में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक आलमी दहशतगर्दी में कमी, लेकिन तालिबान की जानिब से हलाकतों में 71% इजाफा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के साबिक सरबराह खित्ते में दाइश को खतरा क्यों समझते हैं? और हिलरी क्लिंटन की हार के बाद आज अमरीकी खवातीन उम्मीदवार सदारत के कितना करीब हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। इस साल के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक सन 2008 में सबसे जानलेवा और ख़तरनाक गिरोह तालिबान था, जिसके हाथों सबसे ज़्यादा शहरी मारे गए। सिडनी में कायम इंस्टीट्यूट फॉर इकनॉमिक्स एंड पीस की जानिब से ये रिपोर्ट हर साल पेश की जाती है। इस रिपोर्ट में 163 मुल्कों में अमन व ईमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जहां 98 मुल्कों में इंतहा पसंदी के वाक़यात कम हुए हैं, वहीं 40 मुल्कों में दहशतगर्द हमलों में शदीद इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट की तफसील के साथ नीलोफर मुगल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नीलोफर, आपने ये रिपोर्ट देखी है, क्या अहम नुकात हैं इस रिपोर्ट में? इरम, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पर जनूबी एशिया के 3 ममालिक अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो सन 2018 में दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। जहां अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से सूरत हाल में मज़ीद बिगाड़ हुआ, 5वें नंबर पर मौजूद पाकिस्तान, बाकी तमाम टॉप 10 ममालिक की सूरत हाल बेहतर हुई है। यहाँ ये बात भी अहम है कि दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में से 6 मुसलमान अक्सरियती ममालिक हैं। इसके अलावा अगर तमाम सूरत हाल देखें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता मुसलसल 4 सालों में दहशतगर्दी से हलाकतों की तादाद में कमी आई, लेकिन दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्कों की तादाद में जो है इजाफा हो रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में इजाफे के बाद से दहशतगर्दी से आलमी सतह पर हलाकतों की तादाद में 52% यानी निस्फ से ज़ायद कमी आई। ये तादाद 33,555 से कम होकर 15,952 हो गई है। और 2018 में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में आलमी सतह पर हलाकतों में 15% कमी हुई है। और दहशतगर्दी के बायस होने वाली हलाकतों में सबसे ज़्यादा कमी इराक और सोमालिया में हुई है। और इसकी वजह इराक में दाइश के ख़िलाफ़ कामयाबी और अल-शबाब के ख़िलाफ़ अमरीकी हमले बताए जाते हैं। 98 ममालिक में दहशतगर्दी की सूरत हाल बेहतर हुई, जबकि 40 में पहले से ख़राब हुई है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगरचे दुनिया में दहशतगर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई है, लेकिन दहशतगर्दी अभी भी बड़े पैमाने पर मौजूद है और इसमें इजाफा हो रहा है। जी नीलोफर, अफगानिस्तान जो है वो अमेरिका की तवील तरीन जंग है, तो इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में क्या कहा गया है? इरम, इस इंडेक्स में ये कहा गया है कि 2018 में अफगानिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ जो हैं उसमें इजाफा जारी रहा। आलमी सतह पर दाइश के हाथों होने वाली जो हलाकतें हैं उसमें कमी आई है, लेकिन इसके मुकाबले में तालिबान के हाथों जो हमले हुए हैं उसमें हलाकतों में 71% इजाफा हुआ है। और ये कि काफ़ी सालों बाद अफगानिस्तान ने अब इराक की जगह ले ली है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक सबसे ख़तरनाक जो गिरोह इंतहा पसंद गिरोह रहा वो था तालिबान 2018 में। तफसील बता रही थी नीलोफर मुगल। थैंक यू नीलोफर फॉर बीइंग विद अस। दौलत इस्लामिया के रहनुमा अबू बकर अल-बगदादी की हलाकत के बाद सदर ट्रंप ने इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया। गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने भी दावा किया कि दाइश को शिकस्त दे दी गई है और इस गिरोह के 600 जंगजुओं ने अपने आप को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया है। लेकिन कुछ अमरीकी तज्ज़ियाकार समझते हैं कि अफगानिस्तान में दाइश का ख़तरा अब भी मौजूद है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में दाइश के अलकायदा और तालिबान के साथ किसी बाकायदा इत्तेहाद के चांसेस तो कम हैं, लेकिन ये मुमकिन है कि ये तंजीमें दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में किसी सतह पर एक दूसरे का ताउन करें। तफसीलात नदीम याकूब की इस रिपोर्ट में। गुज़श्ता माह अमरीकी फोर्सेस ने दाइश के सरबराह को हलाक कर दिया। The monstrous animal known as al-Baghdadi is dead. अलकायदा का जोर टूटने के बाद हालिया कुछ बरसों में अल बगदादी की तंजीम आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरी है। अबू बकर अल बगदादी की हलाकत के बावजूद कुछ तज्जियाकार दौलत इस्लामिया को इंतहाई खतरनाक करार देते हैं। किसी के लिए भी ये कहना कि हमने शाम और इराक में दाइश को शिकस्त दे दी है गलत होगा। हमने इत्तेहादियों की मदद से गुज़श्ता 5 बरसों में शाम और इराक में दाइश को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, मगर उसके हजारों जंगजू वहां से बच निकलने में कामयाब हुए हैं। अलकायदा जब दुनिया की खतरनाक दहशतगर्द तंजीम तस्वुर की जाती थी, उसके मुकाबले में जब से दाइश कायम हुई है, इसका आलमी नेटवर्क अलकायदा से कहीं ज्यादा मुनज़्ज़म और मौसर है। दौलत इस्लामिया जिस तरह अपने सफर पर गामजन है, ये आलमी अमन के लिए इंतहाई खतरनाक है।
तजयकार समझते हैं कि शाम और इराक में खिलाफत के खात्मे के बाद एक खिता जहां दाइश ज़्यादा मजबूत और मौसर हो सकती है वो अफगानिस्तान है। इन खदशात का इजहार भी किया जाता है कि तालिबान से मुंसलिक वो अनासिर जो अफगान अमन मुज़ाकरात से नाखुश हैं वो दौलत इस्लामिया से मिल सकते हैं। खित्ते में दाइश खुरासान से निपटना बहुत अहम है। इन दहशतगर्द ग्रोहों को खत्म करने के लिए कोई एक हल तो है नहीं, इसलिए हमें अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इन पर दबाव जारी रखना चाहिए, चाहे ये शाम या इराक में हो या फिर अफगानिस्तान में। दाइश खुरासान एक खतरा है और हमें इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। ये लोग देही इलाकों में महरूमी का शिकार आबादी का फायदा उठाते हैं। मैं दाइश के दोबारा मुत्तहद और मजबूत होने पर फिक्रमंद हूँ। दाइश, अल-कायदा और तालिबान के अलावा भी कई अस्करियत पसंद ग्रोह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मुतहरिक हैं, जिसकी वजह से तजियाकार कहते हैं कि दौलत इस्लामिया के लिए वहाँ इस्लामी अस्करियत पसंदों को रिक्रूट करना कदरे आसान है। नजरियाती तौर पर मुख्तलिफ होने के बावजूद क्या अल-कायदा और दाइश के दरमियान किसी तरह का इत्तेहाद मुमकिन है? मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटेजिकली अलकायदा और दाइश के दरमियान इत्तेहाद नामुमकिन लगता है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला है। ताहम अस्करी लिहाज से दोनों एक दूसरे को गुंजाइश दे सकते हैं, या कम अज़ कम एक दूसरे के रास्ते में हायल न होने का फैसला कर सकते हैं, या महदूद सतह पर एक दूसरे से ताउन कर सकते हैं। दुनिया के कुछ इलाकों में ऐसा होना शुरू हो गया है, जो सबके लिए बायसे तशवीश होना चाहिए। इसीलिए अमरीकी सेंट्रल कमांड के साबिक सरबराह जनरल जोसेफ वोटेल समझते हैं कि अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात और मुसालहती अमल को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि दाइश और दूसरे दहशतगर्द ग्रोह खित्ते को मज़ीद गैर मुस्तहकम ना कर सके। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। दुनिया में इंतहा पसंदी की शिद्दत में किसी हद तक तो कमी आई है, मगर दहशतगर्दी अब भी एक आलमी मसला है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन अमान को लाहक क्या खतरात हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार तलत मसूद। वेलकम टू द शो तलत साहब। सबसे पहले ये बताइए कि अभी हाल ही में जो प्रिजनर स्वाप हुआ, तालिबान ने 2 मगरबी बाशिंदों को छोड़ा और अफगानिस्तान ने तालिबान के जो लोग हैं उन कैदियों को छोड़ा, तो क्या जो मुज़ाकरात अमरीका और अफगानिस्तान के दरमियान खटाई का शिकार है, उनके बहाल होने की कोई उम्मीद बनती है? आपकी आवाज़ मुझे बहुत कमज़ोर आ रही है, लेकिन जो मैं समझा हूँ कि जो तालिबान से जो बातचीत का सिलसिला था वो बड़ी हद तक पाकिस्तान ने उसमें मदद दी है अफगानिस्तान में, और अपने भी जो तालिबान हैं उनके ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया है। और आपने देखा कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त बहुत बेहतर है निस्बतन माजी के, जबकि काफ़ी अटैक्स वगैरह हुआ करते थे। तो हर लिहाज से मेरे ख्याल में पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान का अभी भी बॉर्डर पे उन्होंने काफ़ी कोशिश की है कि फेंसिंग वगैरह से और भी बेहतर किया जाए, और अफगानिस्तान के जो अगर ख़राब हालात भी रहें तो उनकी ये कोशिश है कि किसी सूरत में उसके मुज़िर असरात जो हैं वो कम से कम पाकिस्तान के ऊपर हैं। जी, आपने पाकिस्तान की सूरत हाल की बात की, और हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे मैंने पहले भी सवाल पूछा, कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो क्या आपको लगता है कि बहाल हो पाएंगे, क्योंकि उनको भी अमन की कोशिशों के लिए अहम समझा जाता है? जी देखिए, अगर वो हम तो बड़ी उम्मीद करते हैं कि ये तालिबान में और अमेरिकन की जो बातचीत हो रही है उसमें कोई मुफाहमत हो जाए और कोई मुआहदा हो जाए। अगर वो होगा तो इससे काफ़ी मुस्बत असरात होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बड़ा ज़रूरी है कि दूसरे जो फरीक हैं अफ़गानिस्तान में उनको भी मिलाना बड़ा ज़रूरी है, वरना अफ़गानिस्तान में बड़ी खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसलिए कि पाकिस्तान से तो ये तसव्वुर है कि जब तक दूसरे भी फरीक नहीं उनको मिलाया जाएगा, उनसे बातचीत नहीं होगी और सिर्फ तालिबान के ऊपर छोड़ कर अमेरिका चला जाएगा, तो फिर जाहिर है कि तालिबान समझेंगे कि पूरा अफ़गानिस्तान उन्हीं की हुक्मरानी होनी चाहिए पूरे अफ़गानिस्तान पर, और इसकी वजह से बड़े मुज़िर असरात जो हैं वो पाकिस्तान पर भी हो सकते हैं, और फिर खुद अफ़गानिस्तान में भी बड़ा इंतशार होगा, और मैं समझता हूँ कि वहाँ खाना जंगी के हालात तो और बढ़ जाएंगे।
طلعت صاحب یہ بتائیے کہ جیسا کہ ہم نے بات کی گلوبل ٹیررزم انڈیکس کی کہ کس طرح سے انتہا پسندی جو ہے بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، افغانستان ہو یا پاکستان ہو، مذاکرات ہو جائیں اور اگر امن آ بھی جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نظریاتی جنگ ہے وہ پاکستان یا افغانستان میں جیتی جائے گی، اور اس کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ جی آپ نے کیا میں نظریاتی جنگ کی بات کر رہی ہوں کہ اگر لوگ یہ گروہ ہتھیار ڈال بھی دیں تو نظریاتی جنگ کیا جیتی جا سکتی ہے پاکستان اور افغانستان میں اس حوالے سے؟ جی دیکھیے، بھارت اور پاکستان کے جنگ کے جو امکانات ہیں وہ تو بہت کم ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک وقت تھا جب کہ بڑے کافی سنگین حالات تھے، خاص طور سے جب آپ نے دیکھا کہ پلوامہ کا اٹیک وغیرہ ہوا، اس کے بعد انڈیا کی جس قسم سے رویہ رہا ہے اور حالات بڑے خراب ہوئے، لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کچھ کنٹرول میں آئے ہیں اور ظاہر ہے کہ نہ انڈیا کو نہ پاکستان کو یہ سوٹ کرے گا۔ جی ہمارے ساتھ طلعت مسعود صاحب، بہت شکریہ اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دینے کا۔ آپ نے بھارت کی بھی بات ہمارے سامعین کو بتا دی کہ خطے میں کیونکہ بھارت بھی ایک اہم فریق ہے، اس لیے اس کا بھی آن بورڈ ہونا اور وہاں پر بھی امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان پر ایک امپیکٹ رکھتی ہے۔ بھارت کی سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ جموں و کشمیر کی حکومت کو آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد عائد پابندیوں سے متعلق ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ آپ کی کیا رائے ہے ہم سے شیئر کیجئے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ امریکہ کے یورپی یونین کے لیے سفیر گورڈن سونلینڈ کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کا حکم مانتے ہوئے سابق امریکی نائب صدر جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کے لیے یوکرین کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی خاطر صدر ٹرمپ کے ذاتی وکیل روڈی جولیانا کے ساتھ مل کر کام کیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی سماعت کے دوران بدھ کے روز دی گئی امریکی سفیر کی گواہی اب تک کی سب سے اہم شہادتوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ سونلینڈ کی گواہی اب تک دی گئی شہادتوں میں سب سے اہم ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک ارکان کی طرف سے صدر ٹرمپ کے خلاف شروع کی گئی مواخذے کی سماعت دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ سماعت کے طویل مراحل میں گواہی دینے والوں نے صدر ٹرمپ کی 25 جولائی کو یوکرین کے صدر کے ساتھ فون پر بات چیت کے حوالے سے تفصیلات بتائی۔ تاہم ریپبلکن پارٹی کے اراکین دلیل دیتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے جاری کی جانے والی فون کال کی سمری میں صدر کو بری الذمہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اب تک دنیا کے 59 ممالک میں سربراہ کے طور پر خواتین منتخب ہو چکی ہیں، لیکن امریکہ میں ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہو پایا، اور ڈیموکریٹک پارٹی کی سابق صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے بھی کہا تھا کہ امریکہ ابھی خاتون صدر کے لیے تیار نہیں۔ سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں ہلری کلنٹن کے صدر ٹرمپ سے شکست کے بعد سن 2020 میں آنے والے صدارتی انتخاباتی دور میں شامل خواتین کتنی پر امید ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کے ہاتھوں اپنی شکست کے پس منظر میں ہلری کلنٹن نے حال ہی میں کہا ہے کہ ان کی شکست میں جنسی تفریق نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ تاریخ اور ادب کے دستیاب قدیم ترین ریکٹ سے خواتین کا تمسخر اڑانے والے اور ان کی جانب ہر طرح کے متعصبانہ نظریات موجود رہے ہیں، اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہلری کلنٹن کو بدمزاج عورت کہنے سے لے کر خواتین کی جسمانی خدوخال پر تنقیدی بیانات دینے کے معمول پر مبنی صدر ٹرمپ کے خواتین کے ساتھ برتاؤ اور اس کے علاوہ ان کی جانب سے اسقاط حمل کے حق کے مخالف ججوں کی نامزدگی کے رد عمل میں گزشتہ برس کانگریس کے مڈ ٹرم الیکشن میں خواتین امیدواروں کی ایک بڑی تعداد نے حصہ لیا، اور اب 2020 کے صدارتی انتخاب میں کئی خواتین امیدوار کے طور پر سامنے آئی ہیں۔ اس ملک میں صدر کے لیے کچھ معیار رکھے گئے ہیں اور ان کے مطابق صدر ہمیشہ ایک مرد ہی رہا ہے۔ ہم لیڈرشپ کو اور خاص طور پر صدارتی لیڈرشپ کو ایک خاص انداز میں دیکھتے ہیں، اور خواتین فی الحال اس معیار پر پورا نہیں اترتی۔ غربا کے لیے ہیلتھ کیئر کو وسعت دینے جیسے کازز کی حمایت کرنے کے باعث ڈیموکریٹک خواتین امیدواروں کو خاص طور سے صنفی تعصب پر مبنی حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان میں انہیں ضرورت سے زیادہ رحم دل اور مردوں سے کم مضبوط دکھایا جاتا ہے۔
اس سے ڈیموکریٹک پارٹی کے نظریات کو تقویت ملتی ہے، جبکہ بعض دفعہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے آپ کو دقیانوسی نظریات کو پرے رکھنا ہوگا۔ ہلری کلنٹن کی ناکامی کے بعد بعض لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آیا 2016 میں صدر ٹرمپ کے خلاف اگر کوئی مرد ڈیموکریٹک امیدوار ہوتا تو وہ الیکشن جیت جاتا؟ تاہم اس وقت ڈیموکریٹک خواتین امیدوار اس خیال کو رد کرتی ہیں کہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا۔ زیادہ سے زیادہ خواتین کو با اختیار منصبوں پر پہنچانا ترقی کی جانب ایک قدم ہے، اور یہ آسان نہیں ہے، لیکن جس چیز کے لیے آپ لڑتے نہیں وہ آپ حاصل نہیں کر پاتے۔ آج کی خواتین امیدوار صنفی امتیاز پر مبنی حملوں اور خواتین سے متعلق دوہرے معیار کے خلاف آواز اٹھانے سے نہیں گھبراتی۔ میرے خیال میں اس سے لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم مرد امیدواروں کے بارے میں بھی اس طرح بات کریں گے۔ حالیہ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ بیشتر خواتین اب ڈیموکریٹس کی حمایت کرتی ہیں اور ان میں صدر ٹرمپ کی حمایت کم ہو رہی ہے۔ تاہم 2020 کے انتخابات میں خواتین کا کردار اہم ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس دفعہ خواتین صدارتی عہدہ حاصل کر پائیں گی یا نہیں۔ برائن پیڈن کے ساتھ شہناز نفیس، VOA اردو۔ امریکی سیاست میں اختلافات تو عروج پر ہے، لیکن ایک موضوع جس پر ایوان کی دونوں سیاسی جماعتیں متفق ہیں وہ ہے جانوروں کے حقوق کا تحفظ۔ امریکی سینٹ نے جانوروں پر ظلم کو وفاقی جرم قرار دینے کا بل منظور کر لیا ہے، جس کی تمام ارکان نے حمایت کی۔ یہ ملک کی تاریخ میں جانوروں سے متعلق اپنی نوعیت کا پہلا قانون ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ امریکی سینٹ میں منظور کیے جانے والے اس بل کی وجہ سے اب جانوروں پر ظلم وفاقی جرم بن گیا ہے، جس کے تحت جرمانہ اور 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب تک وفاقی قانون کے تحت صرف جانوروں کو لڑوانا اس صورت میں ممنوع تھا کہ اگر ان کے ساتھ کی جانے والی مجرمانہ صفاقی کی ویڈیو مارکیٹ میں فروخت کرنے کی غرض سے ریکارڈ کی گئی ہو، لیکن اس سے پہلے جانوروں پر تشدد کے عمل کو حقیقی معنوں میں ممنوع قرار نہیں دیا گیا۔ حالانکہ تمام 50 ریاستوں میں جانوروں پر مظالم کے خلاف قوانین موجود ہیں، لیکن ایک مکمل وفاقی قانون جو تمام ریاستوں میں یکساں طور پر لاگو ہو پہلی بار تشکیل دیا گیا ہے۔ جانوروں کے حقوق کے حامیوں نے، جن میں ہیومن ریسکیو الائنس بھی شامل ہے جو امریکہ میں جانوروں کے حقوق کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ پیکٹ ایکٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وہ اختیارات دیتا ہے جس سے وہ جانوروں کے خلاف بہیمانہ مظالم کی پیروی کر سکتے ہیں۔ یہاں ڈی سی میں اکثر اوقات اس قسم کے مقدمات ریاستوں کے درمیان تجارت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم ورجینیا اور میریلینڈ کی سرحد پر واقع ہیں۔ ہمارے افسران ہر سال جانوروں سے متعلق ہزاروں کیسز کی تفتیش کرتے ہیں، اور ہم نے ایسے مقدمات بھی دیکھے ہیں کہ اگر یہ قانون پہلے بنتا تو ہم انصاف کے تقاضے پورے کر پاتے۔ اس نئے اقدام کی وجہ سے کوئی بھی ایسا عمل جس سے ممالیہ جانور، پرندے، رینگنے والے جانور، خشکی اور پانی میں رہنے والے جانوروں کو اگر کچلا، جلایا، ڈبویا یا گھونٹ کر مارا جاتا ہے یا ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو مجرمانہ کارروائی کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی ممکن ہوگی۔ FBI کے مطابق جانوروں پر ظلم اور انسانوں کے ساتھ پرتشدد جرائم میں ربط ہے۔ 2016 سے FBI نے جانوروں کے خلاف جرائم کا ریکارڈ رکھنا شروع کیا، اور ہیومن ریسکیو الائنس کے مطابق ہر سال ایسے ہزاروں مظالم ہوتے ہیں، لیکن اس بل سے ہر کوئی خوش نہیں۔ کچھ کے خیال میں اس بل میں جھول ہیں جن کو مجرمان استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے جو چیز مایوس کرتی ہے وہ یہ کہ کھیتی باڑی، شکار، خوراک کے لیے جانوروں کو مارنے والوں کو استثناء حاصل ہے۔ اگلا قدم ہوگا کہ صدر ٹرمپ پیکٹ ایکٹ پر دستخط کر کے اسے قانون کی شکل دیں گے۔ میکسیم مسکلکوف کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ اب خبر ٹیک کی دنیا سے۔ مائیکروسافٹ دفتر میں کام کرنے کا انداز بدل رہا ہے۔ ٹیک جائنٹ روشنی کی شعاؤں کی مدد سے تخلیق کیے جانے والے 3 ڈائمینشنل ہاکوں یا ہولوگرامز کو دفاتر کا حصہ بنا رہے ہیں۔ ہولوگرامز کی مدد سے تصویر کمپیوٹر اسکرین کے اندر نہیں بلکہ باہر بنتی ہے، اور مائیکروسافٹ ہولو لینس ایک ایسا ہینڈ سیٹ ہے جس کے ذریعے 3D ہولوگرام کو چھوا بھی جا سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ غیر تجربہ کار شخص کو یہ کسی عجیب معمے کے ٹکڑے لگیں گے، لیکن مائیکروسافٹ کے ہولو لینس 2 کے پیچھے کچھ اس طرح دکھائی دیتا ہے۔ نئے اور بہتر ہیڈ سیٹ میں ہاتھوں اور آنکھوں کو ٹریک کرنے والے سینسرز موجود ہیں جو صارف کو حقیقی زندگی میں 3D ہولوگرامز کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ اس میں موجود آواز پہچاننے اور وائی فائی سے منسلک ہونے کی قابلیت انٹرنیٹ پر کی جانے والی تحقیق کو حقیقی زندگی میں لے آتی ہے۔ مائیکروسافٹ کا کہنا ہے کہ وہ کام کا مستقبل بدل دے گا۔
हम कई अशरों से डिजिटल दुनिया को अपने कंप्यूटर और फोन्स के शीशे की स्पॉट स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। कंप्यूटिंग का ये नया तरीका वर्चुअल या हकीकत से नज़दीक तरीन और ऑगमेंटेड रियलिटी या हकीकत को बढ़ाकर पेश करने की टेक्नोलॉजी के दरमियान की सूरत है। मिली जुली हकीकत से मुराद डिजिटल की दुनिया की उन स्पॉट शीशों के टुकड़ों से आज़ादी और उन्हें हकीकी दुनिया में अपने साथ लेकर आना है, जिसमें आप डिजिटल की दुनिया के साथ इस 3 डायमेंशनल तरीके से काम करते हैं जैसा कि हकीकी दुनिया के साथ। डेवलपर का कहना है कि HoloLens 2 एक साथ काम करने वालों के दरमियान इश्तिराक के नए रास्ते खोलेगा। ऑफिस से दूर काम करने वाले मुलाजमीन खुद को होलोग्राम में ढाल सकते हैं। वीडियोस की विंडोज के साथ की जाने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में तवज्जो कायम रखना मुश्किल होता है। इसके बरक्स आपको लगेगा कि आप एक ही कमरे में हैं। इटली की फर्नीचर बनाने वाली कंपनी नातूसी सारिफीन को अपने फर्नीचर के हकीकत से करीब तरीन नमूने दिखाने के लिए HoloLens 2 इस्तेमाल कर रही है। एक सेल्समैन के लिए ये एक सुपर पावर की हैसियत रखता है कि वो अपने सारिफ को अपनी प्रोडक्ट का हर हिस्सा दिखा सके। होलोग्राम्स को तरबियती मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और $3,500 की कीमत भी महंगी है, लेकिन HoloLens 2 काम करने वालों को रोजमर्रा मामलात का नया रुख दिखा रहा है। ट्रीना ट्रिंग की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। कुछ लोगों के लिए लॉस एंजलिस में किलों और महलों की तरह बड़े बड़े घर देखने के अच्छे नज़ारे तो हैं, लेकिन एक नाकाबिले यकीन ख्वाब भी डिज़ाइनर टोल्डो के लिए एक इंस्पिरेशन बना, और वो इन सब शानदार घरों के छोटे छोटे मॉडल्स बनाते हैं जिसमें वो सब कुछ होता है जो इन घरों में दिखता है। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। जब क्रिस अपने ख्वाबों के घर का सोचते हैं तो फिर अपनी सोच को महदूद नहीं रखते। उनका आइडियल बंगला 20वीं सदी के फ़न तामीर से मुतासिर 12 कमरों का घर है, लेकिन क्रिस खुद 2 कमरों के किराए के घर में रहते हैं, जहां उन्होंने अपने आइडियल घर का छोटा मॉडल बनाकर रखा है। क्रिस इस घर पर गुज़िश्ता 2 साल से काम कर रहे थे। यहाँ कैलिफोर्निया में स्पेनिश स्टाइल बहुत आम है। 20वीं सदी में मुमकिन नहीं था कि आप लॉस एंजलिस जाएं और इस तर्ज के घर ना देखें, लिहाजा ये घर कुछ इससे मुतासिर है और कुछ मेरे अपने ख्वाबों से। ऐसे हकीकी घरों में दाखिल होना अमूमन मुमकिन नहीं होता, लेकिन क्रिस ने इसका मुताबादिल भी ढूंढ लिया। मैं घर फरोख्त करने वाली वेबसाइट्स पर जाकर इस तर्ज के घरों की तस्वीर देखता हूँ और तमाम बारीकियों का जायजा लेता हूँ। ज्यादातर घर जिनसे मैं मुतासिर हुआ, इनकी कीमत $2 से $10 मिलियन के दरमियान होती है। $2 to $10 million। इस घर का फ्रेम लकड़ी से बनाया गया है, जिसके बाद इस पर प्लास्टर लगाया गया है। फर्श पर हाथ से बनी 6000 नन्ही असली टाइल्स लगाई गई हैं। तमाम छोटी लाइटें भी हाथ से बनी हैं। बर्तन और फर्नीचर नुमाइशों से खरीदे गए हैं, जिनमें घर के डिजाइन के मुताबिक तब्दीलियां की गई हैं। इनमें से कुछ मैंने बनाए हैं, जैसे कि ये, और ये मुख्तलिफ तरीकों के इस्तेमाल का एक तजुर्बा था। ये छोटा सा बंगला न सिर्फ स्पेनिश फन तामीर को खिराज तहसीन पेश करता है, बल्कि मेडिटेरेनियन इंटीरियर डिजाइन का भी आला नमूना है। किचन के बेसन पर जानबूझकर जंग लगाया गया है और फानूस मकड़ी के जालों से अटा है। क्रिस का कहना है कि किसी ने इस घर को खरीदने के लिए $80,000 की कीमत भी लगाई। क्रिस को एक हकीकी घर की पहली किस्त अदा करने के लिए इतने ही पैसों की जरूरत है। एंजेलिना बगदसरान के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। दोबारा देखने के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। इंस्टाग्राम पर आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत से दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। हम अपने इंस्टाग्राम पर आपकी खींची हुई बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, तो उठाइए अपना फ़ोन, लीजिए पाकिस्तान के नज़ारों की अच्छी सी तस्वीर और हमसे शेयर कीजिए। इसी के साथ इरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।